कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत। सभी 17 नगर निगमों में खिला कमल। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी भाजपा का दमदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत को बताया ऐतिहासिक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान दौरे पर। पुष्कर में पवित्र ब्रह्मा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मेड़ता सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टॉकहोम में ईयू इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक में लिया भाग। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र है बेहद जटिल। यूरोप खुद को भौगोलिक रूप से ना करे सीमित। आज दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान मोखा। कॉक्स बाजार का हवाई अड्डा एहतियातन किया गया बंद। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, जबकि एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा ने 65, जनता दल सेक्युलर ने 19 और अन्य ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को इन चुनाव में 43% से ज्यादा मत मिले हैं, जबकि भाजपा को 36 और जेडीएस को 13.31% मत मिला है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन। शैलेंद्र मिश्र इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं बेंगलुरु का। शैलेंद्र, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सभी की इसी सवाल पर निगाहें टिकी हुई हैं। विधायक दल की बैठक कब होनी है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त निकल कर आ रहा है? किस तरह से दोनों खेमे एकजुटता के साथ इस नाम का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इसी बात को लेकर चर्चा है। जब से कल नतीजा आया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव का, उसके बाद से ही ये चर्चा बहुत गर्म है कि डीके शिव कुमार को मौका मिलेगा या फिर सिद्धारमैया एक बार फिर कांग्रेस की पसंद होंगे। और जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो शाम को संभावित है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये कल ही आधिकारिक तौर पर बताया गया था कि विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा और उस पर हाईकमान की मंजूरी ली जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये देखा जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान की कौन पसंद है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से ही आते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से राय ली जाएगी। और जो ये बताया गया है कि कल ही हमने देखा कि जब कांग्रेस को जीत हासिल हुई तब डीके शिव कुमार पहुंचे थे बधाई देने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस विधायक दल में विधायकों की राय तो ली जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि हमने देखा था कि चुनाव प्रचार से पहले जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला था तब भी इस बात को लेकर बहुत चर्चा थी कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच एक आपसी प्रतिद्वंदता है, खींचातानी है और इन दोनों नेताओं के गुट बने हुए हैं कर्नाटक में। और टिकट वितरण में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डीके शिव कुमार की ये कहा गया था कि उनकी पसंद से बहुत टिकट बांटे गए हैं जो विधायक जीत कर आए हैं। तो ऐसे में क्या डीके शिव कुमार इस बार बाजी मारेंगे, ये देखना होगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार को लेकर पार्टी के अंदर एक तरह से देखें विचार विमर्श
का दौर पहले भी हुआ था, लेकिन चूंकि वो पीएमएलए मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हम जानते हैं कि उन पर आरोप है और कानूनी अड़चन भी एक तरह से देखें तो भविष्य में आ सकती है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर सिद्धारमैया जो एक मॉस लीडर माने जाते हैं, एक जनाधार वाले नेता कर्नाटक में माने जाते हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्रालय भी उनके पास था, तो क्या एक बार फिर सिद्धारमैया की अगुवाई में ही सरकार बनेगी कर्नाटक में? ये इस बात से जो पर्दा है वो कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक के बाद, जब विधायक दल के नेता का ऐलान होगा, तब हम देखेंगे कि ये स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में, कर्नाटक में, मीडिया में, समाचार पत्रों में इन सब बात की बड़ी चर्चा है कि इस बार कर्नाटक में किसकी अगुवाई में सरकार बनेगी, कांग्रेस किस नेता की अगुवाई में, किस मुख्यमंत्री की अगुवाई में सरकार बनाएगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर दो बड़े दावेदार हम जानते हैं कि जब से विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं भी हुआ था कर्नाटक में, तब से ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि डीके शिव कुमार एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रबंधन का काम किया, चुनाव में एक तरह से मेहनत भी की, लेकिन एक बड़ा वर्ग ये मानता है कांग्रेस के अंदर कि सिद्धारमैया जो कि जनाधार वाले नेता है, अनुभवी है, और उनकी अगुवाई में ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम को ही आगे किया जाना चाहिए। तो ऐसे में विधायकों की राय भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें देखना होगा कि विधायक किसके समर्थन में ज्यादा अपनी राय रखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर दो नेताओं के बीच की उठापटक की बात करें तो कांग्रेस में जो वर्चस्व की लड़ाई है दो नेताओं के बीच, उसका पुरानी रिश्ता है। ऐसे में सभी की निगाहें हैं। राजस्थान में जो इस वक्त चल रहा है उसका जरूर ध्यान में रखते हुए उन तमाम चीज़ों को मेरे ख्याल से आला कमान जो है कांग्रेस की, वो यहाँ पर कोई भी निर्णय लेने पर पहुंचती नजर आएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह? तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की, हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर वार्ड काउंसलर तक सभी पदों पर विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर दिया है। यूपी में ट्रिपल इंजन का नारा देकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने सभी 17 नगर निगम के मेयर पदों पर भगवा लहराया है। इन नगर निगमों के पार्षद पदों पर भी भाजपा ने भारी जीत हासिल करते हुए नगर निगम सदनों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। गाजियाबाद में मेयर सीट पर भाजपा की प्रत्याशी सुनीत दयाल ने 2,87,000 वोट से बड़ी जीत दर्ज की। वहीं गोरखपुर मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 60,876 मतों से हरा दिया। इसके साथ ही 96 और स्वार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भाजपा और अपना दल एस गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को 9,734 वोटों से हरा दिया।
96 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की सहयोगी अपना दल एस ने अपना दबदबा बरकरार रखा। एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीत दर्ज की। कांटे की टक्कर में उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल को 9,589 मतों से पराजित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत का श्रेय शासन, विकास और सुरक्षा के वातावरण को दिया और कहा कि चुनाव में बेहतर समन्वय को पार्टी की सबसे मजबूत ताकत बताया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान में पुष्कर, खरनाल और मेड़ता शहर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर और श्री जट शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे प्रख्यात समाज सुधारक वीर तेजाजी की जन्मस्थली नागौर जिले में स्थित खरनाल भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मेड़ता सिटी का भी दौरा करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और नागौर के कृषक समुदाय के प्रतिष्ठित नेता नाथूराम मिर्धा लोकसभा के 6 बार के सदस्य रहे थे और उन्होंने 1979 और 80 और 1989 और 90 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। नाथूराम मिर्धा राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। वे 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और उन्होंने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के स्टॉकहोम EU इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। यूरोपीय संघ और भारत प्रशांत क्षेत्र के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र बेहद जटिल है। ऐसे में यूरोप को हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क रखना चाहिए। Indo-Pacific itself is increasingly central to the direction of global politics. Among the issues that it throws up are the problems inherent in the established model of globalization. Recent events have highlighted the problems with economic concentration as also the need for diversification. De-risking the global economy now involves both more reliable and resilient supply chains, as well as promoting trust and transparency in the digital domain. EU and indeed the world is better off with additional drivers of production and growth. और G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू होगी, जो कि 17 मई तक चलेगी। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि राष्ट्रों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में ठोस कार्रवाई उन्मुख सिफारिशों की दिशा में गंभीरता से प्रयास करने के क्रम में सांस्कृतिक क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। संस्कृति कार्य समूह की बैठकें मुख्य रूप से भारत की G20 अध्यक्षता में संस्कृति ट्रैक के तहत 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक द्वारा ओडिशा के पुरी बीच पर एक उत्कृष्ट रेत कला प्रदर्शनी बनाई जा रही है। प्रदर्शनी का विषय है संस्कृति सभी को एक सूत्र से जोड़ती है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तथा केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। वहीं प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान उनके सांस्कृतिक अनुभवों के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल होने के साथ ही प्रशासन और नागरिक संगठन अब राहत सामग्री के वितरण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। राज्य का स्वास्थ्य विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ घंटों में राज्य के किसी भी भाग से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सुरक्षा बल दूसरे राज्यों से इम्फाल आने वाले ट्रकों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।
इस बीच राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। कई जिलों में बैंक बंद है और एटीएम मशीनों में नकदी उपलब्ध नहीं है। आज कई जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 4 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हाथी बरकला में मोटे अनाज के इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस उत्सव में राज्य भर के हजारों किसान हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव में मोटे अनाज के 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदेश के 11 जनपदों में इस वर्ष से जैविक कृषि के साथ साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने 6,400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी दी है। श्री अन्न महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है और अब देश का प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। निश्चित रूप से जो श्री अन्न है, श्री अन्न जहां पौष्टिकता का पर्याय है, जो लोग आज तमाम प्रकार के जो शाकाहारी लोग हैं, जो बहुत प्रकार का प्रोटीन मांसाहार के कारण से लोगों को मिलता है, वो श्री अन्न में स्वतः ही होता है। श्री अन्न के उपयोग से जो तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आईसीएसई की कक्षा 10वीं के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। वहीं आईएससी के कक्षा 12वीं के नतीजे भी आज जारी होंगे। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि दोपहर 3 बजे नतीजे घोषित हो जाएंगे। विद्यार्थी अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। आईसीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक हुई थी, जबकि आईएससी की 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च के बीच हुई थी। और कई महीने के शुरुआती दिन सुहाने बीतने के बाद मई में अब दिल्ली को झुलसा देने वाली गर्मी आ गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों के दौरान तापमान में 6 से 7 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने गर्मी के बढ़ते कहर से कुछ राहत की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान में राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से संविधान बचाने के लिए आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए कहा। और इजरायल और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद लगभग 5 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद करने वाले मिस्र के अधिकारियों ने दी। मिस्र की मध्यस्थता से दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि की है। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हैनगीबी ने बताया कि इजरायल मिस्र द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि कोई हमला किया गया तो सेना जवाब देगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल
के कार्यालय ने शांति बहाल करने के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को धन्यवाद देते हुए एक बयान जारी किया। इससे पहले मिस्र ने सभी पक्षों से समझौते का पालन करने का आह्वान किया था। दोनों के बीच लड़ाई में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल में रॉकेट दागे जाने से 2 लोग मारे गए थे। बात तुर्की की, जहां पर आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। इस बार के चुनाव में तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एर्दोगान पिछले करीब 20 साल से सत्ता में हैं। एर्दोगान पहले प्रधानमंत्री पद पर रहे और बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला, लेकिन अब तक के अनुमानों के मुताबिक उनके प्रतिद्वंदी केमाल किलिचदारोग्लू एर्दोगान इस बार उन्हें कड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। केमाल 6 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के नेता हैं। हाल ही में राष्ट्रपति पद के 4 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने केमाल को समर्थन देते हुए अपनी दावेदारी वापस ले ली। वहीं चुनाव से पहले विदेशों में रह रहे तुर्की के नागरिकों के करीब 18 लाख वोट पोस्टल बैलेट के जरिए तुर्की पहुंच चुके हैं। और केनिया में भूखे रहकर साधना करने वाले पंथ के मरने वाले सदस्यों की संख्या बढ़कर 2 से 1 हो गई है। पुलिस ने 22 और शवों को खोदकर निकाला है। माना जा रहा है कि ये शव तटीय केनिया में स्थित एक पादरी पॉल मैकेंजी के अनुयायियों के हैं। उस पर आरोप है कि उसने यीशु से मिलने के लिए श्रद्धालुओं को भूखे मरने का आदेश दिया था। 600 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। पिछले महीने गिरफ्तार किया गया मैकेंजी अब भी हिरासत में है। और आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन का पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन दोनों टीमों का ये दूसरा मैच होगा। इससे पहले इस सीजन में हुए मुकाबले में आरसीबी ने आरआर को 7 रन से हराया था। फिलहाल राजस्थान ने 12 में से 6 मैच जीते हैं और इतने ही हारे हैं। अंक तालिका में वे 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं बैंगलोर ने 11 में से 5 मैच जीते हैं और 6 मैच गंवाए हैं। अंक तालिका में वे 10 पॉइंट्स के साथ छठे पायदान पर हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद जरूरी है। जबकि आज के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में अब तक चेन्नई और कोलकाता के बीच 28 मैच खेले गए हैं। चेन्नई की टीम ने 18 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं कोलकाता ने 9 मैच जीते हैं। इसके अलावा एक अन्य मैच बेनतीजा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।